हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, साथ ही सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज के स्पेशल वीडियो में मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगी जो आपने पेमेंट ऑप्शन के थ्रू ईमेल के द्वारा मुझसे पूछे थे। ठीक है, जिन्होंने मुझे 100 रुपीज़ पे किए हैं, उसके बाद ईमेल में भेजकर अपने सवाल पूछे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। हाँ, फिर से बता दूं, सभी लोगों के नाम मैंने हटा दिए हैं, किसी का भी मैं नाम नहीं लेने वाली, क्योंकि ईमेल पर्सनल चीज होती है। तो मैंने हर व्यक्ति से पूछा नहीं है, तो सभी के जितने भी सवाल हैं सबके मैंने नाम हटा दिए। तो पहला सवाल ये बहुत ही अच्छा इन्होंने पूछा है। बहुत अच्छा मतलब इसलिए कि एक ही ईमेल में अपना सवाल, अपनी रिपोर्ट, अपना स्क्रीनशॉट, सब कुछ इकट्ठे जब होता है तो उसको पढ़ने में, ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करिए जितने भी लोग मुझे ईमेल करते हैं। पहला सवाल है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक फॉर लास्ट 8-10 days. दिस इज फर्स्ट टाइम इट लास्ट फॉर दिस लॉन्ग. अर्लियर इट यूज टू हैपन फॉर 1 day, बट दिस टाइम कंटिन्यूसली फॉर 8 to 10 days. इनको सिर में दर्द हो रहा है, पिछले 8 से 10 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, और पहले भी इनको सिर में दर्द हुआ करता था, लेकिन पहले 1 या 2 दिन के लिए रहता था, उसके बाद सही हो जाता था। इस बार लगातार हो गया है, इनको आराम नहीं मिल रहा है। इट इज़ वेरी पेनफुल that I am not being able to sleep, eat or study. खाना, सोना, खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, सीधी बात यह है। पूरी रात नींद नहीं आती। 1 mg से इन्होंने कंसल्टेशन भी ले चुके हैं, और इनको यह है कि इनकी मदर को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। वन मोर इन्फॉर्मेशन, कल मुझे वॉमिटिंग हुई थी। आफ्टर दैट आई दर्द नहीं हुआ। आफ्टर दैट दर्द नहीं हुआ कुछ टाइम तक। सुबह तो रात को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सीधी बात यह है कि ये माइग्रेन की इनको प्रॉब्लम आई। इन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी ले लिया 1 mg से, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद कि मुझसे कंसल्टेशन मांग रहे हैं, और आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं शूट कर रही हूँ 23 अप्रैल को शाम को 5 बजे, और आपने मुझे ईमेल किया है 23 अप्रैल शाम को 4:37 पे। अदरवाइज आपका सवाल अगले हफ्ते के लिए हो जाता। तो लकी हैं आप। चलिए, आपका ट्रीटमेंट आप नोट करिए। सबसे पहली चीज तो इस चीज को समझिए कि आपको वॉमिट होने के बाद दर्द कम हो गया। दैट मीन्स ये कफज दृष्टि है। माइग्रेन के पेशेंट को ज्यादातर कफज प्रॉब्लम होती है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को कंटिन्यूस होने वाला सिर में दर्द होता है, लगातार जो सिर में दर्द बना रहता है, और खास तौर से सिर के एक हिस्से में होता है और फिर रोटेट करता है। जैसे कुछ समय के लिए ये वाला हिस्सा आपका भारी हो गया, अब आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसकी वजह से एक आंख भी दुख रही है, एक कान दुख रहा है, ये पूरा दुख रहा है। लेकिन 6-7 घंटे बाद या अगले दिन यहाँ से निकल के इस साइड में होने लगा कि अब आपका केवल इतना हिस्सा दुख रहा है। अगर इस तरीके की जिसके भी सिर में दर्द की प्रॉब्लम होती है कि वो एक पर्टिकुलर हिस्से में ही पेन होता है, इन लोगों को हमेशा कफज दृष्टि होती है। कफज दृष्टि में वॉमिट करने से हमेशा फायदा होगा। तो ये चीज आप नोट कर लेना। और आपने लिखा भी है कि वॉमिट करने के बाद आपको दर्द नहीं उठाता। इसका मतलब है कि आपका कफज दृष्टि है, पेट के अंदर कफ बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है। आपको क्या करना है ट्रीटमेंट में? पहली चीज तो, यदि आपको सुबह सुबह उठकर वॉमिट करने की इच्छा हो तो प्लीज कर लीजिएगा। कई लोगों को, ये पुराने समय वाले लोगों को बहुत हैबिट हुआ करती थी कि सुबह जब ब्रश करते थे तो 1-2 ग्लास पानी पी के दातुन जो करते थे, उसके बाद मुंह के अंदर ऐसे उंगली डाल के आया करके वॉमिट किया करते थे। वो बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी हैबिट थी पेट के अंदर से सारी दुष्टि को बाहर निकालने की। अनफॉर्चुनेटली आप चूंकि ब्रश की आदत पड़ गई है, लोगों में ये हैबिट नहीं होती है। तो यदि आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग पर्सन है और वॉमिट कर सकते हैं, तो अगले सुबह के टाइम, दिन भर नहीं करना है आपको। जैसे अगले दिन जब आप ब्रश करते हैं, रात भर अच्छे से नींद लेने के बाद सुबह जब आप ब्रश करते हैं, तो कोशिश करिए 1 से 2 ग्लास तक आप पानी पिए। पानी में 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। 2 ग्लास पानी, उसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा आधा चम्मच के हिसाब से नमक डालना है, और उसको आप पानी पी लीजिए। शहद जब गर्म पानी में डालते हैं तो वॉमिट कराने का काम करता है। आप जैसे ही वो पिएंगे, और पीने के 5-10 मिनट बाद बस अपनी उंगलियों से, 2 उंगलियों से अपनी टंग को टच करना है। जैसे ही टच करोगे, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ आपको वॉमिट हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, वॉमिट से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इजीली प्रोसेस है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं होता। लेकिन कई बार लोगों को वॉमिट के नाम से सोचने में ही अजीब लगता है, तो नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आप अपने स्टमक को क्लीन करेंगे, और जितना भी कफ जो आपके पेट के अंदर भरा हुआ है, इसको अगर आप निकाल देंगे, तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। तो कर सकते हैं तो इस चीज को जरूर करिएगा। इसको वमन कर्म कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर सकते हैं तो प्लीज करिए। ठीक है, प्रोसीजर समझ लिया।
2 ग्लास पानी पीना है, कम ज़्यादा पी सकते हैं, आपकी जितना स्टमक की कैपेसिटी है उस हिसाब से। 2 चम्मच तक शहद डालना है। शहद भी कम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि वॉमिट में वो बाहर निकलने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहद क्या करता है, कफ को निकालने का काम करता है, इस वजह से गर्म पानी में शहद डाला जाता है। शहद डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए। उसके बाद ब्रश करने के बाद मुंह के अंदर थोड़ी सी 2 उंगलियां डालिए, अपने हाथ से थोड़ा ऐसे आया करना है आपको। जैसे ही करोगे रिफ्लेक्स के थ्रू पूरा पानी बाहर निकल आएगा, 2 से 3 बार वो पानी बाहर निकल आएगा, स्टमक आपका क्लीन हो जाएगा, जितना भी कफ है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। याद रखिएगा, खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों टाइम खाना खाने के बाद में त्रिकटु चूर्ण आपको लेना है। त्रिकटु चूर्ण आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आप त्रिकटु चूर्ण लेकर आइए। दोनों टाइम खाना खाने के बाद आधी चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी से त्रिकटु चूर्ण आपको लेना है। त्रिकटु चूर्ण आधी चम्मच की मात्रा में दोनों टाइम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से, ठीक है। ये हुआ। तीसरी चीज, आपको रात को पेट साफ करने के लिए कायम चूर्ण लेना है, ठीक। इतना आप करिए। सुबह के टाइम पे वॉमिट करिए। वॉमिट बहुत इजीली है, घबराइएगा नहीं, और कोई इससे नुकसान नहीं होगा कि आपको उल्टियां होने लगे, घबराहट होने लगे। आपको अपना शरीर बहुत लाइट फील होगा। सुबह के टाइम पर अगर आप वॉमिट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर आप ये प्रोसीजर करिएगा, ठीक है। लेकिन केवल सुबह करना है, दिन भर नहीं करना है, ठीक है। सुबह करना है बस, जब आप रात में 6-7 घंटे सो चुके हैं, पेट आपका अच्छे से खाली हो चुका है, तब। दोनों टाइम खाना खाने के बाद त्रिकटु चूर्ण लीजिए। रात को पेट साफ करने के लिए कायम चूर्ण लीजिए। ये 3 चीजें आप करेंगे, आपको सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। 1-2 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा। रात को नींद भी आपको अच्छी आने लगेगी। एक बार जैसे ही आपके शरीर का कफ खत्म हुआ, आपको ये सारी जो दर्द की प्रॉब्लम है उसमें आराम मिल जाएगा। कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे के लिए एक आपको टिप जरूर दूंगी। आपकी मदर को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। जब कभी भी माइग्रेन का अटैक आए, हमेशा सुबह खाली पेट वॉमिट करना चालू कर दो, कभी दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइग्रेन का परमानेंटली कोई इलाज नहीं होता किसी भी पैथी में, किसी भी पैथी में। आयुर्वेद में भी इसके बारे में लिखा गया है कि इसमें 5 दिन में, कुछ लोगों को 7 दिन में, कुछ लोगों को 15 दिन में, और कुछ लोगों को 6 महीने में एक बार अटैक आते हैं। ये आयुर्वेद में लिखा गया है, डिटेल में वर्णन है इसका। और उसमें कोई परमानेंट मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसे आयुर्वेद के याप्य रोगों में रखा गया है। याप्य रोग मतलब ऐसे रोग जो दवाई लेने से शांत हो जाते हैं, उसके बाद पुनः हो जाते हैं। तो उस तरीके से इसका वर्णन है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यदि आप इसमें वमन कर लें, सुबह सुबह खाली पेट, आपका जो पेट के अंदर जो भी दुष्टि इकट्ठी हो जाती है उसको वॉमिट करके अगर आप निकाल दें तो इसमें बहुत जल्दी फायदा होता है। हमेशा के लिए नहीं करना है, जब दर्द हो तभी करना है। मतलब ये गलत हैबिट मत पाल लीजिएगा कि उल्टी करने की एक हैबिट ही पाल लो तो एक प्रॉब्लम सही करो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। वो नहीं करना है। जब आपको दर्द हो, दर्द की कंडीशन में सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद पानी पीकर शहद और नमक डाल के आपको वमन करना है, ठीक है। चलो अगले सवाल के बाद ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये मेरी गलती है। 13 अप्रैल को इन्होंने मुझे मैसेज किया था, यानी कि पिछली बार में, और चूंकि इन्होंने मेरी दूसरी ईमेल आईडी पे अपना सवाल पूछा था, इसकी वजह से लास्ट टाइम मुझसे छूट गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं ईमेल से आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि पिछली बार मैं आपका सवाल का आंसर नहीं दे पाई, ठीक है। अब आपके सीधे सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छी सी एक लंबी चिट्ठी लिखी थी, मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ। क्या है इनको। हेलो नेहा दीदी, मुझे कुछ दिनों पहले किडनी स्टोन की समस्या हो गई थी। किडनी स्टोन प्रारंभ में पता नहीं चला, जिस कारण से पेन किलर इंजेक्शन लिया क्योंकि मुझे कोई उचित डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने डॉक्टर दिलीप कुमार से दिखाया तो एक्सरे के माध्यम से पता चला कि किडनी स्टोन है। इस प्रकार 10 दिन की दवा मेडिसिन का सेवन किया, कुछ दर्द में आराम मिला। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। और बहुत लंबी चिट्ठी है, मैं आपको थोड़ा सा सारांश में पढ़ के सुना देती हूँ। इन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली हैं जिससे उनको पेन में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। अब ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, मुझे उचित सलाह देकर मेरा मार्गदर्शन करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका छोटा भाई। सबसे पहले तो मुझे दीदी बोलने के लिए
आपका बहुत धन्यवाद। मुझे जनरली बहुत अच्छा लगता है जब लोग दीदी करके बात करते हैं। ये भाई बहन की रिलेशनशिप जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है। ये विदेशों ने भारत में पता नहीं कौन सी संस्कृति निकाल दी है जहाँ अच्छी लड़कियों को लोग हॉट, सेक्सी या इस तरीके के शब्द बोलते हैं और लड़कियों को भी अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे भारतीय संस्कृति अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बहन जी बोलता है, बहुत खुशी मिलती है। चलिए अब आपके सवाल पे आगे बढ़ते हैं। आपने किडनी स्टोन के बारे में पूछा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन से किडनी स्टोन 100% निकल जाता है। 100% मैं ये गारंटी दे सकती हूँ। बहुत पेशेंट मैंने देखे हुए हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो किडनी स्टोन निकालने के लिए दवाइयाँ देते हैं और वो इफेक्टिव हैं। तो पहली चीज़ तो आप जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, ठीक है, लगातार लीजिए। वैसे आपने बहुत लंबे समय तक ले लिया है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उन्हें जनरली 15 दिन का ट्रीटमेंट देती हूँ और 15 दिन में मैंने निकलते हुए देखिए, मतलब पेशेंट लेकर आते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट के रखे हुए हैं जो वो किडनी स्टोन उनके निकल जाते हैं, बाथरूम से पास होते हैं। उसके बाद में जब वो बाथरूम से पास होते हैं तो वो अगले दिन मेरे पास लेकर आते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टोन कलेक्टेड हैं। तो एक मिनट, ये मोबाइल थोड़ा मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दूँ, अदरवाइज एक डॉक्टर साहब हैं कॉल कर रहे हैं। ओके। तो किडनी स्टोन निकल जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक तो ट्रीटमेंट आप उनका ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। कुछ एडवाइस मैं आपको अलग से दे रही हूँ। किडनी स्टोन निकालने के लिए आयुर्वेद में अपपीडक घृत बोला गया है। अब ये क्या है आप समझ लीजिए। अपपीडक घृत का मतलब होता है सिर्फ घृत खाना खाने के बाद लेना। खाना खाने के बाद जब घी का प्रयोग किया जाता है तो किडनी स्टोन निकालने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा आयुर्वेद में उल्लेख है। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपपीडक घृत लेने के लिए बोला गया है। तो आप क्या करिए, अगर आपने चूंकि अपनी एज वगैरह का डिटेल इसमें नहीं है, आपका वेट वगैरह ये सारी चीज़ों का, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है और ओबेस पर्सन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, दोनों टाइम खाना खाने के बाद त्रिफला का काढ़ा बनाकर उसमें 2 चम्मच घी डालकर प्रयोग करिए, ठीक है। समझ गए, त्रिफला का काढ़ा बनाना है। त्रिफला का काढ़ा बनाने की विधि क्या है मैं बता देती हूँ। 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम की मात्रा में त्रिफला लीजिए। 1 गिलास पानी यानी कि 150 ml तक के पानी में इसको धीमी आंच पर बॉईल करना है। जब ये बॉईल होकर 1/4 रह जाए, ठीक है, लगभग 50 ml से भी कम रह जाए, 25 ml 30 ml तक रह जाए, तब इसे छान लीजिए। इसमें 2 चम्मच घी डालकर आपको लेना है। ये खाना खाने के बाद लेना है। इस तरीके से जब आप घी का प्रयोग करेंगे और त्रिफला का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी जो स्टोन है वो आसानी से निकल जाएगी, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, खाने में दालें खाना बंद कर दीजिए। दालें किसी भी प्रकार की, मूंग की, मसूर की, अरहर की, कोई भी दालें खाना बंद कर दीजिए। दूध लेना बंद कर दीजिए। दूध की जितने भी चीज़ें होती है, चाय, कॉफ़ी, मट्ठा, छाछ, जो कुछ भी आता है दूध का, पनीर, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। खाने में हरी सब्जियां अच्छे से खाइए। पानी खूब पीजिए। जितना पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी ये जो किडनी स्टोन है पास होगा। बाथरूम करते समय एक टिप का इस्तेमाल करिए, वो ये है कि कभी भी जब आपको हल्की यूरिन का अर्ज हो, मतलब जो इच्छा होती है ना कि हाँ थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तब आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। ये हैबिट में बना लीजिए कम से कम अगले 15 दिन के लिए। आपको जब भी यूरिन पास करने की इच्छा हो तब आपको मतलब पीक पे होना चाहिए कि बस अब तो छूट जाएगी। उससे क्या होगा, जब आपका ब्लैडर जो यूरेटर है, उसके नीचे ब्लैडर है, जब ये पूरी तरीके से फुल हो जाता है, क्योंकि वो स्टेप से बढ़ता जाता है, यूरिन का कलेक्शन बढ़ता जाता है, पहले ब्लैडर में होता है, ब्लैडर एक बार फुल हुआ तो वो ऊपर भी जाता है, यूरेटर में प्रेशर लगाता है, उसका प्रेशर आपके किडनी में भी जाता है। इस तरीके से जब ये पूरा आपका ब्लैडर फुल हो जाता है और उसके बाद जब आप यूरिन पास करते हैं तो एक ऊपर से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर के साथ जब वो यूरिन पास होती है तो फिर जो स्टोन है उसके पास होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दिन में 3 बार 4 बार अच्छे से बाथरूम जाइए। खूब पानी पीजिए। पहली चीज़ तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। खूब पानी पीजिए। उसके बाद जब आप यूरिन पास करने जाएं तभी जाइए जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ, ठीक है। एक तो खाना खाने के बाद ये जो मैंने घी बताया, त्रिफला का काढ़ा बना के घी का प्रयोग आपको करना है। दूसरी चीज, दालें आपको बंद कर देनी है, दूध आपको बंद कर देना है, रोटी और हरी सब्जी खूब खाइए
और बाथरूम जब भी जाएं, जब आपको बहुत 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 ज़्यादा प्रेशर लगा हो तभी आप बाथरूम करने के लिए जाएं। ऐसे मत जाइए कि हाँ थोड़ी सी इच्छा हो रही है, हल्की सी अर्ज आ रही है और आप चले गए यूरिन पास करने के लिए। उससे क्या होता है, ब्लैडर में पूरा प्रेशर इकट्ठा नहीं हो पाता, और प्रेशर इकट्ठा नहीं होगा। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि स्टोन तो आपकी किडनी में है, वो किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, इनकी जो नर्व सप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे पे हमेशा पड़ता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, बस आपको आराम से किडनी स्टोन पास हो जाएगा। एक मैं आपको और चीज बता रही हूँ, वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जानते हैं, वो जो उसका बघार लगाते हैं खाने में। ठीक है, मैं यहाँ उसका बॉटनिकल नेम लिख दूंगी, यहाँ पे आप बॉटनिकल नेम से विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा कि आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं। कड़ी पत्ता होता है। कड़ी पत्ता 8 से 10 कड़ी पत्ता लेकर या तो इसे चबाइए, हैबिट में डाल लीजिए। 10 कड़ी पत्ता लिए, साफ किया अच्छे से, उसके बाद मुंह में रख के चबाना है। यदि चबाने में आपको अच्छा नहीं लगता तो मिक्सी में क्रश करके उसका पेस्ट बना दीजिए और 2 चम्मच दवाई जैसे खा लीजिए। दिन में 1 बार खाना है, चाय जब आप खा सकते हैं। कड़ी पत्ता खाने से स्टोन के डिसॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ बंद कर दीजिए, वो है धनिया। धनिया थोड़ा सा कम कर दीजिए। धनिया क्योंकि स्टोन बनाने की जो एक्टिविटी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है, थोड़ा सा। ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। धनिया की चटनी खाना वगैरह आप थोड़ा छोड़ दीजिए, खाने में जो धनिया डलता है थोड़ा बहुत, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो मैंने टिप्स दी इसको फॉलो करिए, साथ में जो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो करिए। यूरिन के लिए जो मैंने आपको बताया उस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रह गया, ये हो गया, ये रहा। ठीक है, इनका सवाल है, हेलो मैम, आई एम 28 ईयर मेल मैरिड, मैरिज हैप्पी लाइफ है, 3 साल का बेबी भी है। मुझे मोशन सिकनेस है, मैं बस में या कार में या ट्रेन में लॉन्ग जर्नी ट्रैवल नहीं कर सकता। मुझे वॉमिट होती है, उसके बाद जठर में सूजन हो जाती है और फिर वॉमिट बंद नहीं होती। अगर मैं खुद कार ड्राइव करता हूँ तो वॉमिट नहीं होती। मेरे बॉडी अंडर वेट है। आपने एक्चुअली आप ये बोलोगे कि आपके पैसे बर्बाद हो गए, बट जो मोशन सिकनेस होती है खासतौर से गाड़ी में या ट्रैवल करते समय उल्टियाँ का होना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि आप हद से ज़्यादा ट्रैवल करो, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या होता है, मोशन सिकनेस ना दिमाग से रिलेट करती है। क्या दिक्कत क्या आती है, जब आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है, और आपका दिमाग बिल्कुल आप बैठे हुए, आपने जैसे बोला ना कि आप खुद ड्राइव करते हो तब नहीं आती, लेकिन दूसरा ड्राइव करता है तब आती है। ये प्रॉपर दिमाग का खेल है, साइकोलॉजी भी नहीं बोल सकते। दिमाग की नर्व आपस में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कान के अंदर जो हवा जाती है उसकी वजह से यहाँ की जो यूस्ट्रिचन ट्यूब वगैरह होती है, अंदर की जो नलियां होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और नोजिया जनरेट होता है। ये एक कंफ्यूजनिंग स्टेट है कि जब आपका जो हमारे जो दिमाग जो हमको बैलेंस करता है ना, उसके 3 स्टेप होते हैं। एक तो हम लेटे में, जब हम लेटते हैं तब हमारा दिमाग हमको बैलेंस करके रखता है। एक खड़े होने में, ठीक है, और एक होता है चलते में। ये 3 अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। आप पहले लेटने में हमारा बॉडी बैलेंस करती है, फिर खड़े होने में करती है, एक चलते में करती है। चलते समय में क्या होता है, जब आप खासतौर से गाड़ियों में चलते हैं तो आप तो चल नहीं रहे हो, नीचे की जमीन चल रही है, तो उसकी वजह से, और कान के अंदर जो हवा आ रही है, जो सुन्नपन इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। इसका सिंपल एक ही तरीका है कि आप हद से ज्यादा ट्रैवल करो। 1 महीने के लिए इतना ट्रैवल करो गाड़ी में, इतना ट्रैवल करो कि आपके दिमाग को उसकी हैबिट पड़ जाए। एक बार हैबिट पड़ जाएगी, उल्टियां होंगी, लेकिन एक बार हैबिट पड़ जाएगी तो नहीं होंगी। ये बहुत सिंपल सी चीज होती है, उसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। कोई सिंपल सा, मतलब कोई तरीका नहीं है, कोई मेडिसिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। केवल आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग करनी है, और इसमें भी बहुत फैक्टर रहता है। आप जितना ज्यादा उल्टी के बारे में सोचोगे उतनी ज्यादा आपको उल्टी होगी, नहीं सोचोगे, दिमाग किसी चीज में बिजी रहेगा तो नहीं होगी। अब आपने कहा ना, जब आप ड्राइविंग खुद करते हो तब नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुद करने में आपका दिमाग बिजी रहता है, आपका दिमाग कंटिन्यूअस आगे के बारे में देख रहा है। भले ही हम कॉन्शियस रूप में, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ड्राइविंग करने में, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आप गियर भी आपको चेंज करने हैं, ट्रैफिक के बारे में ध्यान रखना है, स्पीड कंट्रोल करनी है, ये सारे काम करने हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को करने होते हैं। तो हमारा माइंड कंप्लीटली बिजी रहता है।
ऐसी कई लोगों को होता है जिन लोगों को उल्टी आती है, उनसे अगर आप लड़ाई करने लगो ये एक ट्रिक थी जो एक बहुत पुरानी दादी ने मुझे बताई। उस टाइम मुझे हंसी आई थी, लेकिन बाद में जब मैंने खुद पढ़ाई करी तो समझ में आया। वो क्या करती थी कि जब भी कोई रास्ते में ऐसे ट्रैवल करता, उनकी बहुएं वगैरह, वो बहू को खूब सुनाती थी, गालियां देती थी। अरे तेरे माँ बाप ने तो ऐसा किया, तेरी तू तो ऐसी है, ऐसे करके उसको बहुत गालियां देती थी। बाद में मुझे पता चला, मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोले नहीं, बहू को उल्टी होती है रास्ते में, वो उससे बातें करते रहते हैं ना, उसको गुस्सा दिलाते रहते हैं तो उसको उल्टी नहीं होती फिर तो ये तरीका था। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं से ये चीज लॉजिक निकाला कि दिमाग को डाइवर्ट कर लेने से आपकी जो मोशन सिकनेस होती है, खासतौर से उल्टी होना, दस्त होना अलग चीज है, दस्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उल्टी होने में केवल और केवल आपके दिमाग का फंक्शन रहता है। तो इस चीज को समझिए, और कोई तरीका नहीं है। ट्रैवल करिए, जितना ज्यादा आप ट्रैवल करोगे, किसी और को गाड़ी चलाने दो, उल्टी हो रही है होने दो, एंटी वॉमिट वाली टैबलेट लो, मॉमिकैंड वगैरह जो टैबलेट आती हैं उल्टियां रोकने की, वो टैबलेट लो, लेकिन ट्रैवल करो। इतना ट्रैवल करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार 1.5-2 महीने अगर आप ट्रैवल करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये सॉरी, ये वाला कंसल्टेशन के लिए था, टेलीफोनिक के लिए। हाँ, इसके बाद अगला सवाल ये है, इसके ये भी इन्होंने केवल जानकारी पूछी है। मैडम, मैं एवरी अल्टरनेट डेज मस्टरबेशन करता हूँ, मतलब एक एक दिन छोड़कर मस्टरबेशन करता हूँ, क्या उसकी वजह से मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम आ सकती है क्या? जब मैं कभी कभी बोनर पिल लेता हूँ तो पेनिस फुल्ली इरेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मल में हाफ ही इरेक्ट होता है, क्या मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम है? अगर है तो क्या करूँ? और इरेक्शन के बाद स्पर्म भी बहुत कम आता है, प्लीज हेल्प मी, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है मैम, प्लीज हेल्प मी। आप लोग क्या करते हो, खासतौर से जितने भी मेल मेरे फॉलोअर्स हैं, वो अननेसेसरी, मैंने एक चीज देखा है, आदमी लोग अपने सेक्सुअल चीज को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा के रखते हैं, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ऐसा हो रहा है कि नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं। सेक्स एक नॉर्मल चीज है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। इसको आप जितना ज्यादा नॉर्मल लेके चलोगे, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम उतनी कम होंगी। जितना ज्यादा इसके बारे में सोच सोच के, सवाल कर करके अपने दिमाग में एक तूफान सा क्रिएट करोगे, एक मतलब होता है ना, एक जैसा कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम है ये। अब 2 चीजें देखो, सिंपल सा तरीका है, आपको बता रही हूँ। एक बच्चा है जिसको यूपीएससी के एग्जाम देने हैं, वो कितना टेंशन में रहेगा। दूसरा व्यक्ति है जिसको एग्जाम नहीं देना है, वो अपनी मस्ती के लिए पढ़ाई कर रहा है। दोनों जन पढ़ाई कर रहे हैं। एक जन है जो टेंशन लेके पढ़ाई कर रहा है, उसको सिर दर्द भी होगा, उसको डिप्रेशन भी आएगा, उसको एंग्जाइटी भी रहेगी। दूसरा व्यक्ति है जो मजे के लिए पढ़ाई कर रहा है। दोनों में अंतर है, ठीक है। बस यही चीज है, आप लोग सेक्स के मामले में इतना अननेसेसरी सोचते हो कि ऐसा तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपके लिए इतनी ही एडवाइस है, आपकी शादी होने वाली है, खुश रहिए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करिए, आपकी फियांसी के साथ, सॉरी, उनके साथ बातें करिए, एंजॉय करिए टाइम पीरियड को, ज्यादा अननेसेसरी सोचिए मत, ज्यादा ड्यूटी मत लीजिए, ठीक है, कुछ भी। और दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि अल्टरनेट डे मस्टरबेशन करते हैं, मस्टरबेशन कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। अब सेक्स हो गया या मस्टरबेशन हो गया, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मूड बनता है। मूड बनना समझते हैं ना भाई, आप किसी से आप बात कर रहे थे, आपकी गर्लफ्रेंड थी, फिर वो टीवी, जैसे पुराने टीवी सीरियल में होता था, 2 लोग बादल कड़के, बिजली गिरी, फिर दोनों के बीच में संबंध बन गए। तो जब कभी माहौल हो, हार्मोन जनरेट हो, तब मस्टरबेशन करना, तब सेक्स करना, वो नेचुरल है। डोज बना के, जैसे कोई दवाई की डोज है कि रोज रात करना ही करना है, या दिन में 2 बार करना ही करना है, हर दूसरे दिन करना ही करना है, तो हमेशा ये गलत है। इस चीज को समझो। अगर कभी किसी व्यक्ति का मन नहीं है तो 2-2, 3-3 महीने तक अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनती है, कोई मस्टरबेशन नहीं करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उस फील्ड में हो, उस माहौल में हो, और वहां पर अगर आप 2 दिन भी लगातार कर लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा खेल है आपके दिमाग का। अपने दिमाग में इस चीज को लेके, सेक्स को लेके, सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेके, मस्टरबेशन को लेके जितना ज्यादा हाय तौबा मचाओगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग को कंफ्यूज करोगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। जितना ज्यादा रिलैक्स रहोगे, उतना सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगी, ठीक है। जिन लोगों के सवाल अभी छूट गए वो अफसोस मत करना, कल के दिन फिर से दूसरा एक वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 23 मिनट का वीडियो हो चुका है।
इसके बाद एक और सवाल है, ले रही हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे अपना नाम लेने के लिए मना किया था, इनका सवाल बहुत लंबा था इसलिए मैंने नोट्स बना लिए। ठीक है, बकायदा नोट्स बना के रखने पड़े इनके लिए। तो अब मैं इसमें से आपको बता देती हूँ क्या है इनका हिस्ट्री। ये है कि इन्होंने 2014 में, बहुत पहले, ठीक है, इन्होंने हुआ ये कि पहले इन्होंने एक सेक्स वर्कर के साथ, उनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के 2 साल बाद इनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आई। गर्लफ्रेंड के साथ में इन्होंने जब संबंध बनाए तो कॉन्डम था वो रप्चर हो गया संबंध बनाते टाइम में। कॉन्डम जब रप्चर हुआ उसके बाद में इनको पेनिस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ गई थी। काफ़ी पेनिस में कुछ घाव बन गए थे, किसी कारण से घाव बन गए और जो पेनिस की लेयर होती है वो कट गई। साथ ही साथ 2 महीने बाद फीमेल को भी काफ़ी वेजाइनल इन्फेक्शन हो गए। ठीक है, पहली चीज तो इनको तो तुरंत हुआ, ये जो मेल हैं जिन्होंने ईमेल किया है मुझे, इनको तो तुरंत प्रॉब्लम आई, पूरा पेनिस में काफी सारे रप्चर हो गए, घाव हो गए। और फीमेल को 2 महीने बाद प्रॉब्लम आई। ठीक है, जब फीमेल को प्रॉब्लम आई तो उन्होंने, डॉक्टर ने चेकअप करवाया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए, जिनमें से एक टेस्ट था HIV का टेस्ट किया गया। इन्होंने इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई, और इन्होंने खुद देखी है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी HIV रिपोर्ट नेगेटिव थी। ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद से इनके मन में डर भर गया, इतना डर भर गया कि इन्होंने फिर शादी भी नहीं करी। शादी करने की इच्छा तो है लेकिन घबराहट है, शक है, और HIV का नाम सुन के इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उनके मन में ये वहम है कि कहीं इनको HIV तो नहीं है, और टेस्ट ये करवाना नहीं चाहते क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि HIV का कोई इलाज नहीं है। ये इनका पूरा सवाल है। उसके बाद में बीच में इन्हें टाइफाइड की प्रॉब्लम हुई, टाइफाइड हुआ, सही हो गया, और आज की प्रेजेंट कंडीशन में बिल्कुल सही है। 8 घंटे आराम से काम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं रेगुलर, और वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और डाइट भी इनकी अच्छी है। 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मन में डर भर गया है कि इनको HIV तो नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो, HIV कोई बड़ी बीमारी नहीं है। HIV की आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि HIV सबसे पहले बंदरों में पाई गई थी, इंसानों में भी नहीं पाई गई, बंदरों में पाई गई। ऐसा नहीं कि बंदरों से इंसानों में आई है, ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे कोरोना चमगादड़ से इंसानों में आया ऐसे ये बंदरों से इंसानों में आई है, नहीं। ये एक ऐसी बीमारी है जो बंदरों में भी मिलती है, चिंपांजी में भी होती है, साथ ही साथ इंसानों में भी होती है। लेकिन एक बात देखी गई कि बंदरों में और चिंपांजी में किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन पैदा नहीं करती। उनको HIV तो होता है लेकिन एड्स कभी नहीं होता। ठीक है, अब ह्यूमन में इसकी बात करते हैं। HIV वायरस है, वो क्या करता है, वो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV हो जाए लेकिन उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको कोई सिम्टम नहीं आते। ये कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये HIV वास्तव में कोई बीमारी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी का खेल है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि यदि आपको HIV का इन्फेक्शन लग चुका है, HIV वायरस जो होता है उसने आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर लिया है, तो एक बार प्रवेश कर चुका है तो अब वो बाहर वापस नहीं निकलेगा, केवल इतना ही है। तो ऐसे लेकिन बहुत सारी और बीमारियां होती हैं। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, आप हेपेटाइटिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग उसको हेपेटाइटिस की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। वैसा ही HIV का है कि HIV यदि किसी व्यक्ति को हो गया तो लाइफ लॉन्ग उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ठीक है, HIV और एड्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जिस व्यक्ति को आज HIV पॉजिटिव सिम्टम आए हैं वो 10-10, 20-20 साल तक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और 10-20 साल हेल्दी लाइफ जीने का मतलब है कि ये बीमारी अपने आप में कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्योंकि ये बीमारी में ये जो वायरस है ये खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन किसी और कारण से यदि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई तो ये आपकी इम्यूनिटी को और डाउन करने का काम करेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये कोई ऐसी बीमारी थोड़ी है कि आपके शरीर में कोई घाव हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। HIV जिस व्यक्ति को होता है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, दस्त, उल्टी ये सब होने लगते हैं। जब लगातार लंबे समय तक खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार ये सब बना रहता है उसकी वजह से व्यक्ति और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वजन कम हो जाता है, और उसी की वजह से फाइनली जाके व्यक्ति को परेशानियाँ होती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को HIV है और वो व्यक्ति इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखे, सर्दी, जुकाम, खांसी होने ही ना दे,
दस्त लगने ही ना दे, पानी साफ पिए और किसी भी प्रकार का कोई बाहर का खाना नहीं खाए, हेल्दी लाइफस्टाइल ले, एक्सरसाइज रेगुलर करे और सही व्यक्ति के साथ में रहे, कोई गलत आदतों में ना पड़े, तो उसको क्या प्रॉब्लम है इससे? हो क्या रहा है इसमें? अल्टीमेटली वो तो उल्टी दस्ती रहा है ना, जुकाम ही हो रहा है, वेट ही कम हो रहा है, कोई ऐसी चीज तो हो नहीं रही कि इसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो जाती है या HIV की वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ नहीं हो रहा, केवल सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, उल्टी और दस्त हो रहा है, बुखार हो रहा है, जो कि सिंपल सी सारी सी और दूसरी बीमारियों में भी होते हैं। तो सारा खेल आपकी सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी का है। अपने दिमाग से HIV का डर निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरी बात, आप खुद देख चुके हो कि आपकी गर्लफ्रेंड की HIV रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जब आपकी गर्लफ्रेंड की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, और उसके बाद से लेके आज तक आपने संबंध नहीं बनाए हैं किसी और के साथ में, तो कोई अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, आपको कोई अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप एक और चीज उसमें सोचोगे कि HIV फिर टेस्ट क्यों करवाएं या नहीं करवाएं, और डॉक्टर ने उस आपकी गर्लफ्रेंड का क्यों करवाया था। HIV एक रूटीन एग्जामिनेशन है जो कि हर व्यक्ति का करवाया ही जाता है। कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है तो वो HIV टेस्ट बोलते ही है, इसलिए नहीं कि ये बड़ी बीमारी है, इसलिए कि इसका पहला पता चलना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए उसके बाद किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो उसको बीमारी है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा ही हेल्दी व्यक्ति का भी HIV टेस्ट करवा लेते हैं। सभी लोगों का होता है, आपको पता नहीं किस वजह से मन में वहम भर गया। सारी प्रेग्नेंट लेडी का HIV होता ही होता है। सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सरकारी में या किसी और प्रकार का ऑपरेशन हो, हर पेशेंट का HIV टेस्ट कराया जाता है। ये प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब तो सारे उनका भी होने लगा है, सारे गवर्नमेंट सर्विस वाले जितने गवर्नमेंट सर्विस में आपको मिलेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टीचर हो या कुछ भी हो, सभी का जो साल में एक बार चेकअप होना चाहिए, उसमें HIV भी आता है। आपने भी लिखा है कि HIV टेस्ट के लिए बोला था लेकिन आपने करवाया नहीं, तो प्लीज घबराना बंद करो। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। पहली बात तो आपका पॉजिटिव नहीं है तो अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, यदि 1% में कुछ रह भी जाता है, अगर हो भी जाता है, तो जितनी जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट करना आसान होगा। एक बार इम्यूनिटी डाउन हो गई, एक बार प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट हो गई, उसके बाद जाके आपने HIV ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो कुछ नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। तो प्लीज अपने मन से डर निकाल दो। आप जितनी जल्दी हो सके अपना HIV टेस्ट करवा लो। अभी तो लॉकडाउन है भारत में हर जगह, जब भी लॉकडाउन खुले आसानी से जाके अपना HIV टेस्ट कराओ। खाना पीना अच्छे से खाना चालू करो, एक्सरसाइज करते रहा करो, और सब कुछ अच्छा है आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी के जो सवाल हैं, अभी 4-5 सवाल और बाकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। जिन लोगों का सवाल छूट गया प्लीज नाराज मत होना, थोड़े एक दिन का और वेट कर लो, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय।